नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं एडेफिक फैक्टर्स के विषय में, मृदी कारकों के विषय में। क्या ज़रूरत पड़ी मृदी कारकों की, क्या आवश्यकता है मृदी कारकों की, कैसी मृदा के काम होते हैं, इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहले पूरी बात समझ लेते हैं, फिर और पूरी बात समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, कंटिन्यू देखेंगे तो आपको बात पूरी समझ में आएगी। इसमें हम मृदा का निर्माण पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत हम मृदा की संरचना पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत हम खनिज, लवण तथा कार्बनिक पदार्थों के विषय में पढ़ेंगे और इसी के तहत खनिज, लवण और कार्बनिक पदार्थ पढ़ेंगे। इसी के तहत हम मृदा में कितना जल पाया जाता है, मृदा में कितनी वायु होती है, मृदा में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, आदि बातों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, तो एडेफिक फैक्टर्स के अंतर्गत करते हैं, मृदी कारकों के तहत करते हैं। अब मृदा की ज़रूरत पढ़ने से पहले थोड़ी सी बात समझ लेते हैं कि मृदा का मेजर वर्ग क्या है। तो इसके मुख्यतः काम हैं तीन। ये तीन काम बताने जो आवश्यक है। पहला है मृदा में पौधे उगते हैं और खड़े रहते हैं। मृदा में पौधे उगते हैं और खड़े रहते हैं, मतलब मृदा पौधों को आधार प्रदान करती है। ये बड़ी सरल सी बात लग रही होगी कि ये क्या बता रहे हैं, लेकिन ये सरल बात बताने के लिए फाउंडेशन तैयार की जा रही है आपको आगे की बात बताने के लिए। दूसरा है मृदा से पौधे आवश्यक खनिज, लवण तथा कार्बनिक पदार्थ और जल ग्रहण करते हैं। क्लियर, ये चीज़ें पौधे प्राप्त करते हैं तथा पौधों की जड़ों का फैलाव भी होता है। कहाँ पर होता है? मृदा में। ये महत्व तो समझने के साथ साथ एक बात ये समझनी जरूरी है कि हमने पहले जैविक कारक पढ़े थे और जैविक के अंतर्गत तीन चीज़ें आती हैं: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक जो भी होगा वो मृदा के ऊपर खड़ा होने के बाद ही आगे बढ़ेगा, चाहे हमारा वो भारत का कोई भी क्षेत्रखंड हो या दुनिया का कोई भी क्षेत्रखंड हो। पादप उत्पादन के लिए उसे आधार चाहिए, और यदि मृदा अच्छी नहीं है, मृदा गुणवत्तापूर्ण नहीं है, तो पौधे की संकल्पना या उत्पादक की संकल्पना करना व्यर्थ हो जाता है। अब हम इस महत्व को समझने के लिए मृदा की एक एक बात बिल्कुल सटीकता के साथ समझते हुए और आगे बढ़ेंगे। अगर हम मृदा निर्माण की बात करें कि मृदा कैसे बनती है, मृदा बनने के तरीके क्या होते हैं, तो हमें पता चलता है कि मृदा दो तरीके से बन सकती है, एक भौतिक आधार और एक रासायनिक आधार पर मृदा बनती है। तो ये भौतिक और रासायनिक की बात करें, फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग, तो फिजिकल आधार पर मृदा कैसे बनती है, तो एकदम साफ सी बात है। आप कहते हैं चट्टानों के टूटने से या सूक्ष्म कणों से, चट्टानों के सूक्ष्म कण हो जाने से मृदा बन जाती है। ये एक भौतिक आधार है कि चट्टान का चट्टान से लड़ जाना, चट्टान में घर्षण होना, ये जो भौतिक आधार पर बनता है, ये किस आधार पर बनता है, तो हम कह देते हैं अधिक ताप, अधिक दाब या घर्षण हो जाने से भौतिक आधार पर मृदा बन जाती है। बाई टेम्परेचर, बाई प्रेशर एंड बाई फ्रिक्शन के आधार पर, भौतिक आधार पर मृदा बनी। अगर हम बात करें रासायनिक अपक्षय के आधार पर मृदा कैसे बनती है, तो हम कहते हैं ऑक्सीकरण के आधार पर। ऑक्सीकरण यदि मृदा का हो जाता, ऑक्सीडेशन, तो मृदा बनती है। हमने कहा अगर उसका कार्बनीकरण हो, कार्बोनेशन हो जाए तो भी मृदा बन जाती है। हम कह दें उसका जलीय अपघटन हो जाए, ठीक, हाइड्रोसिस हो जाए तो भी मृदा बन जाती है। या हम कहें ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, जलीय अपघटन या उसका अपचयन हो जाए, अपचयन हो जाए, जिसको रिडक्शन बोलते हैं। ये हो जाने पर मृदा रासायनिक आधार पर बन जाती है। तो ये सारी बातें तब होंगी जब उसमें कहीं अम्ल गिरा, क्षार गिरा या उदासीन कण और अम्ल मिला, क्षारीय कण और उदासीन कण मिला, इस आधार पर मृदा का निर्माण होता रहता है, जिसे हम मृदा जनन कहते हैं। ये मृदा जनन जो है, जिसको रिप्रोडक्शन ऑफ सॉइल बोला जाता है, ये कंटिन्यू चलता रहता है, जिसे हम सॉइल फार्मेशन भी कहते हैं।
ये व्यवस्थाएं चलते चलाते आगे बढ़ती रहती हैं। तो यहाँ पर एक अगला पॉइंट ये बनता है कि इन द बेसिस ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी के आधार पर मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, तो हम कहते हैं कि 5 भागों में बांट दिया गया है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला है अवशिष्ट मृदा, रेजिडुअल सॉइल। दूसरा है वाहित मृदा, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तीसरी है जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा, मिट्टी मृदा एक ही बात होती है, उसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। फिर है वातोड़ मृदा जिसको बोलते हैं एलियोसन सॉइल, और सैल या मलवा मृदा जिसको बोलते हैं कलुवियल सॉइल। समझने वाली बात यहाँ ये है, अवशिष्ट मृदा वो होती है जो जहां बनी वहीं पर रहे, तो कैसी मृदा है? अवशिष्ट मृदा है। वाहित मृदा कौन सी है? जो बहकर दूसरे स्थान पर पहुंचे, वो कैसी मृदा है? तो उसे हम कहते हैं वो वाहित मृदा है, बढ़ती है। और दो ही मृदाएं जो जलोढ़ वातोड़ हैं, आप अगर समझदार आदमी हैं, जलोढ़ मतलब जो जल से, बाय द वाटर फ्लो टू वन प्लेस टू अनदर, जो जल के से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, उसे हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। मतलब है जल द्वारा बहकर जाने वाली मृदा को कैसी मृदा कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। वातोड़, वात मीन्स होता है वायु, बाय द विंड और एयर, सॉइल मॉलिक्यूलर टू वन प्लेस टू अनदर। तो जो भी कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, किसके द्वारा? वायु द्वारा, उसको क्या बोलते हैं? कि वो वातोड़ मृदा है, यह वातोड़ मिट्टी है। सैल या मलवा मिट्टी, ये किसको कहते हैं? जो आकर्षण के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, बाय द अट्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकर्षण या प्रतिकर्षण भी एक प्रकार का आकर्षण ही होता है, के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है उन मृदाओं को। तो ये पारिस्थितिकी के आधार पर है। ऐसे हम देखेंगे भारत की मृदाओं को, तो उसको 8-9 भागों में डिवाइड किया गया है। तो आपने यहाँ देखी ये बात, और ये प्रश्न महत्वपूर्ण इस आधार पर बनता है कि यहाँ क्वेश्चन आता है पारिस्थितिकी आधार पर निम्न में से कौन सा मृदा का प्रकार है और निम्न में से कौन सा नहीं है। तो है कौन सा? याद रखेंगे, अवशिष्ट मृदा, वाहित मृदा, जलोढ़ मृदा, वातोड़ मृदा और सैल या मलवा मृदा। बाकी इसके अलावा नहीं है। क्लियर? मृदा परिच्छेदिका की अगर बात करें, सॉइल प्रोफाइल की, तो प्रोफाइल बड़ा फेमस शब्द हो चुका है कि हमने प्रोफाइल बदल दी, तुमने प्रोफाइल बड़ी अच्छी लगाई, नाइस, पिक, ऑसम, ये सब कुछ चलते चलाते अगर देखें तो यहाँ शब्द मृदा परिच्छेदिका, सॉइल प्रोफाइल, परिच्छेदिका से अगर ना भी समझ में आ रहा होगा आपके, तो आप समझ सकते हैं प्रोफाइल मतलब है इमेज अर्थात फोटो। हम एक फावड़ा लें या जेसीबी से या किसी तरीके से मृदा को खुदाई कर दें, तो हम देखते हैं कि मृदा में हमें परत दर परत सिल्ट दिखते हैं, कि एक सिल्ट है, फिर दूसरी सिल्ट है, मीन्स परत। जो परत हमको दिख रही होती हैं, उन्हें उपज के आधार पर देखें तो हम उनको संस्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संस्तर। परतों को संस्तर बोला जाता है। हॉरिजन, जिन्हें उपजाऊ आधार पर देखा जाए तो 4 संस्तरों में विभाजित किया गया है। चूँकि हमारी जो पूरी पृथ्वी बनी है, तो पृथ्वी में ऊपर जो प्लेटों की संख्या है वो लगभग 6 से 7 है, तथा कुल प्लेटों को देखें तो 100 हैं लगभग प्लेटें। मृदा को हमने संस्तरों के आधार पर उपज में कितने भागों में बांटा है? 4 में। ए संस्तर, बी संस्तर, सी संस्तर और डी संस्तर। आपको खुद दिख करके लग रहा होगा कि ऊपर हमने घास उगाई है और ये हमने एक वृक्ष बनाया है। उसकी व्यवस्था बनाते हुए कहाँ तक आते हैं, संस्तर में क्या क्या होता है, ये पूरी बात हम करेंगे मृदा की। तो सबसे पहले है ए संस्तर। कौन सा है? ए संस्तर। ए संस्तर में क्या होता है? यह उपजाऊ होता है। सबसे ज्यादा उपजाऊ संस्तर कौन सा होता है? ए संस्तर होता है। इसकी मोटाई कितनी होती है? ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से, हॉरिजन में से या निम्न संस्तर में से मृदा परिच्छेदिका में सर्वाधिक उपजाऊ संस्तर कौन सा है? तो ए संस्तर है। इसकी मोटाई कितनी होती है? तो इसकी मोटाई एक परत पतली एकदम से लेकर 10 फीट तक हो सकती है। ठीक है,
एक पतली परत से लेकर के 10 फीट तक हो सकती है। अभी हमने लिखा था उपजाऊ परत होती है, तो उपज के लिए इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए। कभी कोई पूछे कि उपज के लिए अच्छी मृदा में ए संस्तर की मोटाई कितनी होनी चाहिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बिहार में भी पूछा जा चुका है, एमपीएसआई में भी पूछा जा चुका है कि ए संस्तर की मोटाई उपज के आधार पर कितनी होनी चाहिए, तो 4 फीट। जिसमें अच्छी उपज हो तो ए संस्तर की मोटाई वहाँ कितनी होनी चाहिए, तो 4 फीट होनी चाहिए। देखिए हमने जो घासनुमा बनाया है, इसकी जड़ें जो हैं, जिन्हें हम कहते हैं अपस्थानिक जड़ें और छोटी मोटी जड़ें, वो सब यहीं तक रहती हैं। किस संस्तर तक, तो ए संस्तर में ही रहती हैं, बी तक भी नहीं आती। कुछ होती जो बी तक आ जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा उपज इसी में होती है। यह मृदा का शीर्ष होता है तथा इसकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है, तो ये मृदा बलुई टाइप की होती है। सबसे ऊपर की ए संस्तर की मृदा बलुई होती है। उपजाऊ है इसलिए ये ढीली होती है और इसमें जैविक क्रियाएं भी सारी ए संस्तर में होती हैं। सारे बायोटिक एक्शंस किस लेयर में होते हैं, किस हॉरिजन में होते हैं, तो हॉरिजन ए में होते हैं। ए संस्तर में ही सारी बातें होती हैं। ढीली होती है, सारी जैविक क्रियाएं भी ए संस्तर में ही होती हैं। सर्वाधिक उपजाऊ होती है, इसकी मोटाई एक पतली परत से लेकर 10 फीट तक होती है। किसी मृदा को बहुत अच्छा होने के लिए, उसकी अच्छी उपज होने के लिए मोटाई कितनी होनी चाहिए, 10 फीट होनी चाहिए। ये मृदा को शीर्ष मृदा भी कहते हैं तथा इसकी प्रकृति बलुई होती है, ये ढीली होती है, इसमें समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं। ये थी हमारी ए संस्तर की बात। अगर अब हम बात करें बी संस्तर में क्या होता है, बी संस्तर में क्या होता है, मीन्स हॉरिजन नंबर बी, ये जो यहाँ लिखा हुआ, देखो ज़्यादातर जड़ें सारी ए संस्तर में है, जो ए से छूटी वो बी में आई। क्लियर। अधिकतम जड़ें जिस संस्तर तक आती हैं वो है सी, और डी में कुछ नहीं आता, जो चित्र प्रदर्शित भी कर रहा है डी में कुछ नहीं आता। तो बी संस्तर में क्या आता है, यह ए से कम उपजाऊ है, ए से कम उपजाऊ है। कौन सा संस्तर, संस्तर बी, हॉरिजन बी जो है वो कम उपजाऊ है। यहां पर जैविक तत्व कम होते हैं, लेकिन एक शब्द वो यहां बहुत होता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस मतलब है कार्बनिक पदार्थ किस संस्तर में सबसे ज़्यादा होते हैं। कार्बनिक पदार्थ सबसे ज़्यादा किस संस्तर में पाए जाते हैं, तो बी संस्तर में। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थों वाला संस्तर कहा जाता है, किसको कहते हैं, तो बी को कहते हैं। जैविक तत्व तो कम होते हैं लेकिन ना के बराबर नहीं होते। अब हम बात करें अगर सी संस्तर की, संस्तर सी, तो यहाँ तक बिलकारी जीव जाते हैं, बोरोइंग एनिमल्स यहाँ तक पहुँचते हैं, और अधिकतम जड़ें यहाँ तक जाती हैं। अधिकतम जड़ जो पहुँचती हैं पेड़ की, मैक्सिमम रूट रीचेबल हॉरिजन जो है वो कौन सा है, तो हॉरिजन सी है। जहाँ तक अधिकतम किसी वृक्ष की जड़ें पहुँच सकती हैं उसी संस्तर तक ही पहुँच सकती है, उसके आगे पहुँचने में सक्षम नहीं होती। यहाँ तक बिलकारी जीव जाते हैं। तो ये बात रही। अब आई बात डी संस्तर की, तो इसमें कोई न जैविक क्रिया होती है, न यहाँ कोई उपज होती है, न यहाँ तक जड़ें जाती हैं, न यहाँ ह्यूमस है, यहाँ कुछ भी नहीं है। ये निर्जीव परत है पूरी डी वाली। जितनी भी जो भी बातें होती वो सी संस्तर तक होती हैं। बी में कुछ थोड़ा इससे ज़्यादा जैविक क्रियाएं होती हैं, और सबसे ज़्यादा जैविक क्रियाएं, उपज, ऑक्सीजन, जल की मात्रा, सारा सब कुछ आपके ए संस्तर में पाया जाता है। तो ये हमारे पास संस्तर या हॉरिजन की बात रही। अब हम आगे बढ़ें तो पहुंचते हैं मृदा संगठन के पास, कंपोजिशन ऑफ सॉइल के पास। सॉइल के कंपोजिशन में बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। ये 4 के अलावा मृदा जीव भी इसमें इन्वॉल्व होता है, उस पर भी बात करेंगे। तो पहली चीज़ आपके सामने है ह्यूमस पदार्थ एवं कार्बनिक पदार्थ। दूसरा है खनिज पदार्थ, मृदा जल और मृदा वायु। सॉइल एयर, सॉइल वाटर, मिनरल मैटर्स, ह्यूमस मैटर और ऑर्गेनिक मैटर, है ना। कार्बनिक पदार्थ कितने परसेंट इनके
इनका नेतृत्व होता है मृदा में। इनके साथ भी एक तत्व और होता है, उस पर भी बात करें, जिसको बोलते हैं मृदा जीव। तो मृदा जीव के पास पहुंचने से पहले हम समझेंगे कि ह्यूमस पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं। जितने पत्ते, गोबर की खाद, या आप कार्बनिक पदार्थों में से कहें तो कंपोस्ट खाद जो केचुए द्वारा निर्मित की जाती है, हरी खाद जो बरसीम, ढैंचा, सनई, ये जो आप खेत में तुड़वा देते हैं, ये भी आपकी हरी खाद के रूप में कन्वर्ट होती है। तो ह्यूमस की मात्रा किसी भी मृदा में 5 से 10% होना चाहिए ह्यूमस। पहला क्वेश्चन 5 से 10% पूछा जाता है कि मृदा में उपज अच्छी होने के लिए ह्यूमस की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो आप बता देंगे 5 से 10% होनी चाहिए। खनिज पदार्थ कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे 40% से लेकर के 45% तक खनिज पदार्थ किसी भी मृदा में होने चाहिए। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है कि खनिज पदार्थों की मात्रा उपजाऊ मृदा में कितनी होनी चाहिए, तो 40 से 45%। मृदा जल कितना होना चाहिए, तो आप कह देते हैं मृदा जल होना चाहिए 25%, 25%। मृदा में वायु की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 25%। इन सब के साथ, इन चारों को देखते हुए एक व्यक्ति और भी इनमें इन्वॉल्व रहता है, जो मृदा जनन में, मृदा रिप्रोडक्शन में तथा उसको नए तरीके से बनाने में काम करता रहता है। अभी हमने बात की वर्मी कंपोस्ट की। वर्मी कंपोस्ट मतलब केचुआ। मृदा जीव, मृदा जीव जिन्हें बोलते हैं सॉइल ऑर्गेनिज्म। मृदा जीव क्या रोल अपना करते हैं? मृदा जीव वो सारे जीवधारी जो मृदा में उपस्थित होते हैं या जीवन यापन करते हैं, वो सारे के सारे मृदा जीव कहलाते हैं। जो भी मृदा में रहेंगे वो सबके सब मृदा जीव हैं। अब कौन कौन से मृदा जीव होते हैं, तो हम कहते हैं, देखिएगा बढ़िया क्वेश्चन है। मृदा जीव निम्न में से कौन है, कौन नहीं है? कवक, शैवाल, फंगी एंड एल्गी। कवक, शैवाल, नोमैटोड्स, केचुआ, मेंढक, सूक्ष्म जीव, सर्प आदि मृदा जीव के अंतर्गत आता है। जिसमें कि सांप का मित्र किसको कहा जाता है, तो हम कहते हैं केचुआ को कहा जाता है और सर्प को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सर्प क्यों मित्र हो गया? क्योंकि ये किसान के शत्रु चूहे को खा लेता है, इसलिए मित्र हो गया। केचुआ क्या करता है, तो केचुआ ड्रिलिंग कर करके मिट्टी को खा करके मिट्टी को ही मतलब है उसी को अपशिष्ट के रूप में त्यागता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी मिट्टी नई होती रहती है, ये भी एक काम करता है। दूसरा है पेड़ की जड़ तक पहुंचता है छेद करके, और पेड़ की जड़ को ऑक्सीजन पहुंचवाता है। कौन? केचुआ। अब ये सारे लोग जो रहते हैं, इसमें मेढक बड़ा रोल अदा करता है, और सूक्ष्म जीव जो लिखे हैं ये भी बड़ा रोल अदा करते हैं। कभी आपने देखा हो किसी खेत की जुताई हो रही हो तो वहाँ भारी मात्रा में बगुले पहुँच जाते हैं या अन्य पक्षी पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि पक्षी वर्ग मुख्यतः मांसाहारी होता है, तो मांसाहारी होने के नाते ये वहाँ कीड़े खाने पहुंच जाते हैं, और कीड़े वहाँ यही सारे सभी लोग मिल जाते हैं इनको। और मेढक भी खेत में जुताई होते समय जुत जाता है और मर तक जाता है बेचारे। तो ये सभी के सभी जब मरते हैं मृदा जीव, तो ये क्या बनते हैं? ये ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ बन जाते हैं मरने के बाद। तो ये हमारा मृदा का संगठन रहा, जिससे मृदा को। अब अगर हम बात करें तो सॉइल टेक्सचर की बात है, मृदा की बनावट कैसी होती है, और मृदा अभिक्रिया पर भी बात करेंगे इसी के साथ। पहले मृदा की बनावट देख लेते हैं। बनावट में 2 क्वेश्चन आपने कई बार एग्जाम में देखे होंगे। एक तो पूछा जाता है मृदा कण सबसे बड़ा कैसा होता है, और सबसे छोटा मृदा कण कौन होता है। 2 प्रश्न महत्वपूर्ण है। चिकनी मिट्टी या इसी को क्ले बोलते हैं, इसका भी व्यास पूछा गया है, जो आपके सामने लिखा, अभी बात करेंगे। और सबसे अधिक भी पूछा जा चुका है। तो पहला है बजरी, जिसको बोलते हैं ग्रेवल। 5 mm से अधिक व्यास के मृदा कण को बजरी कहते हैं। पहले मृदा कण बनता कैसा? ये पूरी पृथ्वी बनी चट्टान से। चट्टान अब क्षयित हुई तो
चट्टान के अपक्षय से जो भी कण बनेगा वो चाहे बड़ा बने चाहे छोटा बने, वो सबके सब मृदा में आते हैं। चट्टान का अपक्षय होना ही कहलाता है मृदा का बनना। तो 5 mm से अधिक की जो भी होती है उसे बजरी कहते हैं। फिर आती बारीक बजरी जिसे फाइन ग्रेवल बोलते हैं, वो 2 mm से लेकर के 5 mm व्यास के कण को बारीक बजरी कहते हैं, फाइन ग्रेवल कहते हैं। मोटी बालू कोर्स सैंड कैसी होती है, तो 0.2 mm से, याद रखना 0.2 mm से बालू 0.2 mm से लेकर के 2 mm तक की मोटाई की जो कण होते हैं उसके हम बोलते हैं कि ये कोर्स सैंड है, अर्थात मोटी बालू है। बारीक बालू कौन सी होती है, जिसको फाइन सैंड बोलते हैं, वो होती है 0.02 mm से लेकर के 0.2 mm तक, 0.02 मिलीमीटर से लेकर के 0.2 मिलीमीटर तक की होती है। गाद या सिल्ट, ये और ये दोनों पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, गाद और चिकनी मिट्टी। सिल्ट क्या होती है, तो 0.02 mm से लेकर के 0.02 mm तक 0.02 मिलीमीटर तक होती है। और क्ले जो होती है वो 0.002 मिलीमीटर से कम व्यास की होती है। तो मृदा का कौन सा कण सबसे मोटा होता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसे बजरी कहा जाता है। मृदा का सबसे महीन और सबसे छोटा कण कौन सा होता है, तो चिकनी मिट्टी जिसे क्ले कहा जाता है। हम जब आगे आपको मिट्टी पढ़ा रहे होंगे कि भारत में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, तो कहेंगे सर्वाधिक जल धारण की क्षमता, हालांकि आगे पढ़ाएंगे लेकिन बात अभी आप समझ लीजिए। सर्वाधिक जल धारण क्षमता किस मृदा में होती है, तो कहा जाता है काली मृदा में होती है, जो महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में पाई जाती है। तो उसमें क्यों सर्वाधिक जल धारण की क्षमता होती है, क्योंकि उसमें क्ले की मात्रा सर्वाधिक होती है। जिस मृदा में क्ले ज़्यादा होगी उसमें जल धारण की क्षमता अर्थात जल को रोकने की क्षमता अधिक होगी। अब एक और छोटी सी बात समझेंगे और फिर आज की क्लास का समापन होगा कि मृदा अभिक्रिया क्या होती है। मृदा अभिक्रिया क्या होती है, सॉइल रिएक्शन क्या होता है, सॉइल रिएक्शन क्या चीज़ होती है, सॉइल रिएक्शन क्या है। ये मृदा के अच्छे खासे गुण को अपक्षय को भी बर्बाद कर देता है। तो आपको समझना होगा यहाँ पीएच, तो मृदा का पीएच अच्छा गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। मृदा के बढ़ने के लिए तो कितना होना चाहिए, 6 से लेकर के 7.5 तक, 6.0 to 7.5 पीएच वैल्यू अगर है तो मृदा बहुत अच्छी है। लेकिन अगर हमने कह दिया कि न्यूट्रल मृदा है जिसका पीएच मान 7 है, तो इसका मतलब है ये दशा उदासीन की है, न्यूट्रल है। लेकिन अगर 7 से कम हुआ, 7 से कम हुआ, 4 है, 5 है, 6 है, इससे कम है, तो वो मृदा कैसी होगी, अम्लीय। कैसी मृदा होगी, अम्लीय। और अगर मोर देन 7 है, 7 से ज़्यादा है, तो मृदा कैसी होगी, क्षारीय। ना तो क्षारीय मृदा में उपज होती है ना ही अम्लीय मृदा में उपज होती। आप देखिए 6 से 7.5, 7 से ऊपर आ रहा है 7.5, तो 0.5 तक ये क्षारीयता है। जो 7 से नीचे एक पॉइंट जा रहा है 6, ये अम्लीयता है। तो अब बात ये आती है कि कितना अम्लीय होने पर जीव जंतुओं के लिए, ये ईवीएस का बढ़िया क्वेश्चन है। आपने टेट सीटेट एग्जाम, सुपर टेट दे रहे हो या किसी स्टेट का पीसीएस या सिविल दे रहे हो तो वहाँ आप देखेंगे एक बढ़िया क्वेश्चन आता है कि अम्लीय वर्षा होने पर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड H2SO4 और HNO3 जब किसी भी तालाब या जलाशय में जाते हैं या मृदा के ऊपर पड़ते हैं उस जलाशय के जल के द्वारा, तो कितना पीएच होने पर नुकसान हो जाता है प्राणियों को, प्राणी को नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो उसका पीएच मान 4 होना चाहिए। पीएच मान कितना होना चाहिए, 4। अगर कितने तक उपज होगी, 6 से 7.5, कहा कितने तक उपज हो सकती है, तो यदि पीएच 5 तक आएगा तो उपज होगी। अगर 5 के नीचे गिरना शुरू हो गया तो उपज नहीं होगी। एक और फिजिक्स का नहीं बल्कि बायोलॉजी का एक क्वेश्चन है, दंत क्षय, तो 5.5 के नीचे यदि पीएच का मान जाता है तो दांत गलने शुरू हो जाते, दांत धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। यदि 4 पीएच आ गया,
किसी भी जलाशय या नदी का, तो यदि किसी प्राणी ने पी लिया, किसी जानवर ने पी लिया, पक्षी ने पी लिया, तो उसके सामने भी समस्या है। इसका मतलब ये इतने पीएच का पानी क्या लगाया जा सकता है खेत में? नहीं लगाया जा सकता। क्या ये 6 से 7.5, तुमने देखा होगा एक चीज़ ऐड में भी आती है और कृषि रक्षा इकाइयों में भी बताया जाता है कि आप पहले मिट्टी की जांच करवा लें, उसके बाद फिर फसल उसमें रोपी जाए। तो ईवीएस का एक बढ़िया क्वेश्चन है कि मृदा अभिक्रिया क्या होती है, तो मृदा का पीएच मान कितना होता है, तो 6 से 7.5 होता है। कितने तक खेत में उपज हो सकती है? यदि पीएच मान 7 है तो उपज हो सकती है। यदि मृदा अम्लीय है तो उपज नहीं होगी, मृदा क्षारीय है तो भी उपज नहीं होगी। अब बात आती है कि अम्लीय मृदा को क्या कहा जाता है, तो अम्लीय मृदा को कहते हैं रेह, कल्लर या ऊसर। ये भी याद रखना, अम्लीय मृदा को क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं रेह, कल्लर या ऊसर नाम से जाना जाता है। ये अम्लीय मृदा होती। तो अम्लीय मृदा तब होती जब पीएच मान 6 से या 7 से नीचे चलता चला जाता है, तो उसको कहते हैं मृदा अम्लीय होगी। तो ये रही मृदा की अभिक्रिया। ये आपने मृदा की बनावट देखी जो भौतिक गुणों के अंतर्गत आती है। तो ये अभी मृदा हमारी नहीं हुई, ये सिर्फ हमने मृदा के विषय में उसके निर्माण, संगठन, बनावट, उसकी प्रोफाइल, परिच्छेदिका जिसको बोलते हैं, ये सारी बातें हमने की और आपने ये यहाँ तक की बात समझी। ये रही हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।